हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम जनक है। आई एम लेक्चरर इन मेटलर्जी इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खैरागढ़। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सेल ओसीटी मेटलर्जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। मैं सारे क्वेश्चंस को पूरा एक्सप्लेन करूंगा और ये इस टॉपिक पे मेरा दूसरा वीडियो है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं 15 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैंने 14 क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन है ब्रिनेल एंड विकर हार्डनेस वैल्यू आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल अप टू ए हार्डनेस ऑफ। मतलब ब्रिनेल और विकर हार्डनेस की वैल्यू जो है किस वैल्यू तक जो है वो आइडेंटिकल होती है, लगभग सेम होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे 60, 130, 235 या 300। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 300 यानी कि 300। ओके, क्योंकि 300 तक वैल्यू तक जो ब्रिनल और विकर्स की हार्डनेस को लगभग सेम माना जाता है। मतलब ब्रिनल की वैल्यू अगर 200 आ रही है हार्डनेस वैल्यू, तो विकर की भी 200 ही आएगी, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अलॉय ऑफ एल्युमिनियम एंड ब्लैंक इज कॉल्ड हिंडालियम। मतलब हिंडालियम किसका अलॉय होता है? ठीक है, एक तो हो गया एल्यूमिनियम, इसके अलावा और कौन सा एलिमेंट? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है मैग्नीशियम, सिल्वर, मैग्नीज या निकल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ए, मैग्नीशियम। ओके, तो जो हिंडालियम होता है वो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का अलॉय होता है। ठीक है, और ज़्यादातर इसका एप्लीकेशन जो है यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ साफ्ट फर्नेस इज। मतलब साफ्ट फर्नेस का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे एलडी कन्वर्टर, ग्लास मेल्टिंग टैन, ब्लास्ट फर्नेस या सोकिंग पिट। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सी, ब्लास्ट फर्नेस। ओके, तो ब्लास्ट फर्नेस जो है वो साफ्ट फर्नेस का एग्जाम्पल होता है। तो देखिए साफ्ट फर्नेस एक्चुअल में क्या होता है। साफ्ट फर्नेस एक रेक्टेंगुलर या फिर सिलेंड्रिकल एक साफ्ट होता है। ठीक है, तो साफ्ट फर्नेस में क्या होता है, जो ऊपर से हम मटेरियल को चार्ज करते हैं, ठीक है, और नीचे से हम देते हैं रिड्यूसिंग गैस या हीटिंग गैस, जो भी होता है। ठीक है, तो जो चार्ज मटेरियल है वो ऊपर से नीचे आता है और जो गैस है वो नीचे से ऊपर जाता है। तो इस टाइप के फर्नेस को बोला जाता है साफ्ट फर्नेस। ठीक है, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ब्लास्ट फर्नेस। ओके, इसके अलावा जो है जो रोस्टिंग करते हैं, ठीक है, जो रोस्टर होता है वो भी सेम टाइप का ही फर्नेस होता है, उसको भी साफ्ट फर्नेस होते हैं। ठीक है, रोस्टिंग ऑपरेशन भी हम साफ्ट फर्नेस में ही करते हैं। ठीक है, जो एलडी कन्वर्टर होता है उसका तो यूज़ हम लोग करते हैं स्टील मेकिंग में। ठीक है, तो जो ब्लास्ट फर्नेस से जो पिग आयरन बना है उसका रिफाइनिंग किया जाता है एलडी कन्वर्टर में और वहाँ से हम बनाते हैं स्टील। ठीक है, और ग्लास मेल्टिंग टैन का यूज़ किया जाता है ग्लास को मेल्ट करने के लिए। और जो सोकिंग पीट है उसका यूज़ हम लोग करते हैं जनरली हॉट रोलिंग में। ठीक है, तो रोलिंग से पहले जो है मेटल को हीट करने के लिए हम सोकिंग पीट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा यूज़ जो है वो हीट ट्रीटमेंट में होता है। ठीक है, सोकिंग पीट में हम हीट ट्रीटमेंट भी करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इफ फ्यूल एंड एयर आर मिक्सड अहेड ऑफ द बर्नर इट इज़ कॉल्ड ए बर्नर। मतलब अगर फ्यूल और एयर जो है वो बर्नर के जस्ट सामने मिक्स होता है और बर्न होता है, मतलब जलता है, तो ऐसे बर्नर को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है प्री मिक्स, आउटसाइड मिक्सिंग टाइप, रोटरी या डिफ्यूजन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है प्री मिक्स। ठीक है, ऐसे टाइप के बर्नर को बोला जाता है प्री मिक्स बर्नर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का ओर है? ऑप्शन है यहाँ पे बॉक्साइट, हेमेटाइट, क्यूप्राइट या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका ए, बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का और कोई यूजफुल ओर नहीं आता है। ठीक है, और जो हेमेटाइट है वो आयरन का ओर होता है Fe2O3। जो क्यूप्राइट होता है वो कॉपर का ओर होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Cu2O। ठीक है, तो इस तरह से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेटलर्जी में सबका जो है ओर का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि कॉपर के लिए एक और ओर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ओर है, जिसको बोलते हैं चाल्कोपाइराइट। ठीक है, आयरन का इसके अलावा और बहुत सारे ओर आते हैं जैसे कि मैग्नेसाइट, ठीक है, लिमोनाइट। ओके, इनमें से सबसे जो मेन है वो होता है हेमेटाइट ही होता है। इसके अलावा जो जिंक का ओर है उसको बोलते हैं स्फेलेराइट। ठीक है, ZNS। ठीक है, स्फेलेराइट जो है वो एक सल्फाइड मिनरल है, सल्फाइड ओर है जिंक का। वैसे ही लेड का जो है ओर है उसका नाम है गैलेना, PbO।
ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे एलिमेंट का और का नाम याद होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सट्रूजन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। ऑप्शन है रॉड्स, ट्यूब्स, चैनल या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ट्यूब। ठीक है, तो एक्सट्रूजन का यूज़ हम लोग करते हैं ट्यूब बनाने के लिए, हॉलो पाइप बनाने के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, और रॉड और चैनल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं रोलिंग। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल रोलिंग ऑपरेशन से बन जाता है रॉड और चैनल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एजिंग हीट ट्रीटमेंट इन एल्यूमिनियम। ठीक है, मतलब एजिंग हीट ट्रीटमेंट से एल्यूमिनियम में क्या इफेक्ट आता है। ऑप्शन है यहाँ पे इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, डिक्रीज स्ट्रेंथ, नो इफेक्ट या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एजिंग हीट ट्रीटमेंट जब हम करते हैं एल्यूमिनियम का तो इसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है। इस हीट ट्रीटमेंट को प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग भी बोला जाता है। ठीक है, या प्रेसिपिटेशन हीट ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो एज हार्डनिंग है या एजिंग हीट ट्रीटमेंट जो है वो सिंपल प्योर एल्यूमिनियम का नहीं किया जाता या किसी प्योर मेटल का नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह हमेशा किसी अलॉय का किया जाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम का एक अलॉय है डुरालुमीन। ठीक है, जिसमें कि एल्यूमिनियम के साथ कॉपर भी होता है अराउंड 4%। इसको बोला जाता है ड्यूरोलियम, इसको बोला जाता है डुरालुमीन। ठीक है, तो इस अलॉय का किया जाता है एजिंग हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, और एजिंग हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो उसका स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट केस हार्डनिंग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है केस हार्डनिंग नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, होमोजेनाइजिंग या कार्बोनाइट्राइडिंग। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है होमोजेनाइजिंग। ठीक है, होमोजेनाइजिंग एक कोई भी केस हार्डनिंग प्रोसेस नहीं है। बाकी जो है कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइडिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग, तीनों जो है वो केस हार्डनिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये बता दूं कि केस हार्डनिंग प्रोसेस में हम केवल सरफेस के हार्डनेस को बढ़ाते हैं, बाकी इंटीरियर या कोर का हार्डनेस जो है वो मतलब कम रहता है। ठीक है, मतलब वो सॉफ्ट होता है। और जो होमोजेनाइजिंग प्रोसेस है हम जनरली करते हैं ताकि जो स्टील है उसका कॉम्पोजिशन जो है हर पार्ट में सेम हो सके। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या, जब भी कास्टिंग किया जाता है तो कास्टिंग के समय में सेग्रीगेशन हो जाता है। मतलब कोई जो अलॉइंग एलिमेंट्स है वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और किसी पार्ट में अलॉइंग एलिमेंट की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसमें होमोजेनाइजिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, हीट करते हैं काफ़ी समय तक एक मेटल को, जिससे कि केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो हर जगह बराबर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉमन नॉन हाई स्पीड स्टील इस नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉमन नॉन हाई स्पीड स्टील इज, मतलब इनमें से कौन सा कॉमन नॉन हाई स्पीड है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे 1841, 1482, 1842 या 1642। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका 1841। ठीक है, यहाँ पे जो 18 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टंगस्टन के परसेंटेज को, 4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्रोमियम के परसेंटेज को, और 1 जो है वो वेनेडियम के परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टू मेजर 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दी फॉलोइंग थर्मोकपल इज यूज्ड, मतलब 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को नापने के लिए इनमें से किस थर्मोकपल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कॉपर, कॉन्स्टेंटन, एल्युमिनियम, क्रोमेल, प्लेटिनम, रोडियम या नॉन ऑफ दीज। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका प्लेटिनम, रोडियम, ऑप्शन सी। ओके, और जो बाकी सारे जो थर्मोकपल है वो जनरली इससे कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फुल फॉर्म ऑफ लेजर इज, तो लेजर का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बी है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय साइमल्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, सी है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एनर्जी ऑफ रेज, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बोरॉन इन स्टील एज अलॉइंग एलिमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब बोरॉन जो स्टील के अंदर किसको इंक्रीज करता है। ऑप्शन है यहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक क्वालिटी, डेप्थ ऑफ हार्डनिंग या मशीनेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है डेप्थ ऑफ हार्डनिंग। ठीक है, डेप्थ ऑफ हार्डनिंग को हम हार्डनेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोरॉन जो है काफ़ी अच्छा अलॉइंग एलिमेंट है किसी भी स्टील के हार्डनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अराउंड 0.005% भी बोरॉन जो है वो काफ़ी होता है स्टील के हार्डनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको लगभग हर अलॉइंग एलिमेंट का फंक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर होता है किसी अलॉइंग एलिमेंट के फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
सॉफ्टेस्ट फेज इन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम इज, ठीक है। तो आयरन कार्बन डायग्राम में सबसे सॉफ्ट फेज कौन सा है? ऑप्शन है सीमेंटाइट, फेराइट, परलाइट या ऑस्टेनाइट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका फेराइट, बी फेराइट, ठीक है। फेराइट जो सॉफ्टेस्ट फेज होता है, ओके, क्योंकि इसमें कार्बन कॉम्पोजिशन बहुत कम होता है। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो है कार्बन की फेराइट में होती है 0.25%, ठीक है। इसी कारण ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और हार्डेस्ट फेज जो होता है वो होता है सीमेंटाइट, ठीक है, क्योंकि सीमेंटाइट एक कंपाउंड होता है Fe3C, कंपाउंड होने के कारण जो ये है हार्डेस्ट फेज होता है। और वहीं जो परलाइट है वो मिक्सचर होता है सीमेंटाइट और फेराइट का, ठीक है। परलाइट जो है लैमिनर मिक्सचर होता है फेराइट और सीमेंटाइट का, ओके। और जो ऑस्टेनाइट है उसका जो हार्डनेस है वो फेराइट और सीमेंटाइट के बीच का होता है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट फॉर्मिंग एलिमेंट इन कास्ट आयरन इज, मतलब कास्ट आयरन में ग्रेफाइट फॉर्मिंग एलिमेंट्स कौन सा है? ऑप्शन है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, निकल या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट सिलिकॉन, एल्युमिनियम और निकल जो है तीनों ग्रेफाइट फॉर्मिंग एलिमेंट है कास्ट आयरन के लिए, ठीक है। और इसमें से सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज ए ग्रेफाइटाइजर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परलाइट इज ए मिक्सचर ऑफ, इसको मैंने जस्ट अभी पहले बताया है। ऑप्शन है यहाँ पे फेराइट एंड सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट एंड फेराइट, फेराइट एंड बाइनाइट या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए फेराइट एंड सीमेंटाइट, ओके। फेराइट और सीमेंटाइट के लैमिनर मिक्सचर को हम बोलते हैं परलाइट, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, बाइनाइट भी जो है वो फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है, बट वो नॉन लैमिनर मिक्सचर होता है, ठीक है। नॉन लैमिनर मिक्सचर को क्या बोलेंगे? बाइनाइट। और लैमिनर मिक्सचर होगा तो बोलेंगे उसको परलाइट, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट होता है लैडोबोराइड। तो जो लैडोबोराइड है वो ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पाइपिंग इज ए, ठीक है। तो पाइपिंग क्या है? रोलिंग डिफेक्ट, फोर्जिंग डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट या मैचिंग डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका कास्टिंग डिफेक्ट, ठीक है। तो कास्टिंग डिफेक्ट है पाइपिंग, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है जब हम कास्टिंग करते हैं, ठीक है, मोल्ड के अंदर जब इंगट कास्टिंग किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह से मान लीजिए इंगट है, ओके, और इसमें हम मेटल पोर कर रहे हैं, ओके। तो जब ये लिक्विड होता है तो ये पूरे इस तरह से फील होता है, लेकिन जैसे जैसे ये सॉलिडिफाई होता है इसमें श्रिंकेज होता है, ठीक है। और श्रिंकेज के कारण क्या होता है, श्रिंकेज के कारण इसमें इस तरह का एक पाइप फॉर्म हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, ये एक पाइप फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये क्यों होता है? श्रिंकेज के कारण, क्योंकि जब मेटल जो है लिक्विड से सॉलिडिफाई होता है तो उसमें श्रिंकेज आता है, ठीक है। तो श्रिंकेज के कारण यहाँ पे एक पाइप जैसे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग पाइपिंग, ठीक है। और ये जो होता है वो एक कास्टिंग डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कटिंग एबिलिटी एंड रिडक्शन इन हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील इज अचीव्ड बाय एडिंग, मतलब कटिंग एबिलिटी और रिडक्शन इन एबिलिटी स्टील के अंदर क्या ऐड करने से हम अचीव कर सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पे निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम या टंगस्टन। तो यहाँ पे राइट आंसर है कोबाल्ट, ठीक है। अब आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि कटिंग एबिलिटी तो टंगस्टन भी बढ़ाता है, ठीक है। यस, टंगस्टन भी कटिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, कोबाल्ट भी बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या जो है रिडक्शन इन हार्डनेबिलिटी, मतलब हार्डनेबिलिटी को रिड्यूस भी कौन करता है, ठीक है। तो टंगस्टन तो कटिंग एबिलिटी बढ़ाता है बट ये हार्डनेबिलिटी को कम नहीं करता है, ठीक है। लगभग ओनली 3 ही एलिमेंट है, कोबाल्ट, टाइटेनियम और मैंगनीज, ये तीनों ही हैं जो हार्डनेबिलिटी को कम करता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट जो है हार्डनेबिलिटी को बढ़ाता ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या ऑप्शन मिला? हमें कोबाल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमें किसी भी क्वेश्चन को पूरे अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है, आंसर देना है। हड़बड़ी में आंसर कभी नहीं देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैंगनीज इन अलॉय स्टील इम्प्रूव इट्स, मतलब जो मैंगनीज होता है वो अलॉय स्टील में क्या इंप्रूव करता है? ऑप्शन यहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंस, कटिंग एबिलिटी, एब्रेसिव रेजिस्टेंस एंड टफनेस या क्रीप रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है एब्रेसिव रेजिस्टेंस एंड टफनेस, ठीक है। तो मैंगनीज जो है एब्रेसिव रेजिस्टेंस एंड टफनेस को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन कंप्रेशन इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जब हम उसमें कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो उसके जो फैलने की क्षमता है, ठीक है, या डिफॉर्म होने की जो कैपेबिलिटी है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, प्लास्टिसिटी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है मेलिएबिलिटी,
ठीक है। तो मेलेबिलिटी क्या बताता है किसी मटेरियल में, जब हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो उसको फैलने की क्षमता, ठीक है, या उसको डिफॉर्म होने की एबिलिटी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। ओके, वही जो डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या बताता है, किसी भी मेटल या किसी मटेरियल की एक पतले वायर बनाने की क्षमता या पतले वायर में बनने की एबिलिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। फॉर एग्जांपल के लिए कॉपर का आपने बहुत ही पतला वायर देखा होगा, ठीक है, उतना पतला वायर हम स्टील का नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर की डक्टिलिटी ज़्यादा है स्टील से। ओके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, द टीथ ऑफ स्पूर गियर इज हार्डन्ड बाई, ठीक है, मतलब गियर के जो टीथ होता है उसको कैसे हार्ड किया जाता है, बाई कोल्ड वर्किंग, बाई क्वांचिंग, बाई इंडक्शन हार्डनिंग या बाई डिस्पर्शन हार्डनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है, क्योंकि देखिए गियर का हमेशा केस हार्डनिंग किया जाता है, ठीक है। केस हार्डनिंग मतलब इसके सरफेस को बस हार्ड किया जाता है गियर के, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से उसमें वियर आ सकता है, ठीक है, इसलिए उसके सरफेस को हार्ड होना ज़रूरी है। लेकिन उसका जो इंटायर जो गियर है वो टफ भी होना चाहिए, उसका टफनेस भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, केवल सरफेस हार्डनिंग करते हैं। तो इन चारों में से यहाँ पे इंडक्शन हार्डनिंग ही एक सरफेस हार्डनिंग का टाइप है, ठीक है, इसलिए क्या हुआ, ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन हुआ, ठीक है। तो अभी के लिए ये एंड इस वीडियो का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी आपके लिए नॉलेज देने वाला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।